Hello friends, welcome in my YouTube channel. I am fourth year MBBS student. Today I am discuss here general microbiology. What I am discussing general microbiology, today lecture is for history of microbiology. In this history of microbiology, we discuss here 5 important scientists that is very important for our exam point of view. Okay, start. First scientist Louis Pasteur. Louis Pasteur is the father of microbiology. He proposed fermentation principle, disapproved abiogenesis theory, and proposed germ theory, hot air oven, and pasteurization of milk. That is very important. And he also gave a 3 vaccine: cholera, anthrax, and rabies. ओके फ्रेंड्स, बट इसे हम याद कैसे करें? इसे याद करने के लिए एक शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं। जैसे एक किसी घर में एक लुईस पास्चर नाम का एक इंसान काम करता था। वो घरों में पास्चर मीन्स पोछा लगाता था। पोछा लगाते समय वो क्या करता था कि मिल्क को भी कभी कभी गर्म कर देता था, मिल्क पास्चराइजेशन। मिल्क गर्म करता था ओवन में, मीन्स हॉट एयर ओवन। और ये पोछा लगाते समय क्या साफ़ करता था? जर्म। तो जर्म थ्योरी, जब अगले दिन वो आता था तो फिर से वहाँ पे जर्म आ जाते थे, मीन्स जर्म फर्मेंट हो जाते थे, फर्मेंटेशन प्रिंसिपल। ये घरों में पोछा लगाता था, बट इसके पास था कार। सी से कॉलेरा, एस एंथ्रेक्स एंड आर से रैबिस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच इज फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी. His proposed Koch postulates, that is very important, we discuss later. He discovered TB and cholera bacilli, proposed hanging drop, aniline dye and solid media concepts. That is very important. इसे हम कैसे याद रखें? इसे याद करने के लिए रॉबर्ट मॉडर्न होता है तो मॉडर्न माइक्रोस्कोप। एक पिक्चर बनाते हैं रोबोट का, जिससे ये रोबोट है। ओके, तो रोबोट कैसा होता है फ्रेंड्स? रोबोट होता है सॉलिड, तो सॉलिड मीडिया। इसका नेक लगता है लॉन्ग, मीन्स लगता है कि इसे हैंग किया गया है, तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड। और इसका नाम है अनिल, एनिलिन डाई। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वी डिस्कस कॉच पोस्टुलेट्स. Most important point of Koch postulate is the example of Mycobacterium tuberculosis. Total 5 Koch postulates. We discuss one by one. Constant association with disease must be present with causing agent organism. इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक माइकोबैक्टीरियम कॉजिंग एजेंट, यदि हमारे अंदर ये टीबी करता है, तो फ्रेंड्स यदि आपके अंदर ये कॉजिंग एजेंट जाएगा तो आपके अंदर भी ये टीबी ही करेगा, निमोनिया नहीं करेगा, कॉलेरा नहीं करेगा, HIV नहीं करेगा। ओके, आपके अंदर भी ये टीबी ही करेगा। ओके, नेक्स्ट इसे हम आइसोलेट कर सकते हैं एक प्योर कल्चर मीडिया में, और इसे हम कल्चर भी करा सकते हैं। यदि किसी कल्चर मीडिया में इस कॉजिंग एजेंट को यदि हम रखते हैं तो ये कल्चर भी कर सकता है। और इस कल्चर मीडिया से भी हम री आइसोलेट करके किसी भी एक्सपेरिमेंट एनिमल में इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर इस एनिमल से भी हम इसे निकाल सकते हैं और किसी और एनिमल में भी डाल सकते हैं, और इसका एंटीबॉडी भी बना सकते हैं इसके एंटीजन से। डैट इज़ द कॉच पोस्टुलेट्स। ये भी एक शॉर्ट स्टोरी हो गया फ्रेंड्स। बट व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस कॉच पोस्टुलेट? बैक्टीरिया डज नॉट फॉलो कॉच पोस्टुलेट्स। वो कौन से बैक्टीरिया हैं जो कॉच पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं? माइकोबैक्टीरियम लीपेरी। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, Mycobacterium tuberculosis is the example of Koch postulate, but Mycobacterium leipzii it's not follow Koch postulates. It's a 5-star point. And Treponema is another example that does not follow Koch postulates. Okay, next scientist, Paul Ehrlich. Paul Ehrlich proposed acid fast staining and sterilization of toxin and antitoxin. इसे कैसे याद रखें? इनके नाम में ही है रिच, मीन्स ये अमीर हैं। अमीर कब हैं? जब ये तेज थे, फास्ट, एसिड फास्ट स्टेनिंग। और इनको पता है
कि क्या गलत है और क्या गलत नहीं है, व्हाट इज़ टॉक्सिक एंड व्हाट इज़ एंटी टॉक्सिक. ओके, अमेजिंग. नेक्स्ट, जोसेफ लिस्टर. Joseph Lister is the father of antiseptic surgery. Okay friends, now we discuss last scientist whose name Antony von Leeuwenhoek. He is the father of microscopy, not a microscope. That is a very important point. And he coined the term, not proposed, he coined the term little animalculus. जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उन्होंने इसे बताया, it is a little animalculus. The difference between virus, bacteria, fungi and protozoa. In this chart, all point is very important for our exam point of view. Why I am saying that? Because कि इसमें जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं फ्रेंड्स, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और 95% क्वेश्चन इससे रिलेटेड यदि आते हैं तो इसी चार्ट से आने का प्रोबेबिलिटी बनता है. तो हम इसे कैसे याद रखें और किस पॉइंट पे हमें ज़्यादा फोकस करना है वो देखते हैं. सेल्स, वायरस इज नॉट अ सेल एंड बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ इज अ सेल. ओके, एंड डायमीटर, द हाइस्ट डायमीटर इन दिस अमॉन्ग 4 इज प्रोटोजोआ 15 to 25 माइक्रोमीटर. बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड डीएनए या RNA presenting virus, both not presenting virus, but in bacteria, fungi and protozoa DNA and RNA both present. Okay, type of nucleus, nucleus not presenting virus but in bacteria nucleus present in prokaryotic form, in fungi and protozoa eukaryotic. Okay, ribosome absenting virus but in bacteria 70s ribosome present and in fungi and protozoa 80s ribosome present. Okay, next, mitochondria. It's very important. Mitochondria absenting virus, absenting bacteria but presenting fungi and protozoa. It's very important. Outer surface, capsid is the outer surface of virus. The outer surface of bacteria and fungi is rigid wall, but the composition of their material of rigid wall is different. Peptidoglycan in bacteria and chitin in fungi. Protozoa outer membrane is flexible membrane. It's very important. Motility. Motility is very important. None of the virus is motile, but some of the bacteria is motile. And most of the protozoa is motile. It's very important. Replication. Virus does not show any type of replication, but in bacteria binary fusion, in fungi budding mitosis, and in protozoa mitosis. Microscope. Various type of microscope we discuss here one by one. We discuss here what is microscopy and who is the father of microscopy. You know who is the father of microscopy? In previous lecture we discussed Antony von Leeuwenhoek is the father of microscopy. That is a very important point. Microscopy depend on magnification. You know what is magnification? Yes, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करने पे अपने ओरिजिनल साइज से बड़ा दिखे उसे हम बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफाइड इमेज. ओके, माइक्रोस्कोपी डिपेंड ऑन टू थिंग्स, मैग्नीफिकेशन एंड रिसोल्यूशन. व्हाट इज रिसोल्यूशन? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एवरीबॉडी नो अबाउट दैट कि distinguish 2 points separately is a resolution. ओके, समझते हैं हम कैसे. जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए और कोई ऑब्जेक्ट बी है, इस दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस 0.2 मिलीमीटर है तो इसे अपना आई अलग अलग सेपरेट इंडिकेट करता है, मीन्स दिखाता है.
ओके, नॉर्मल ह्यूमन आई। यही लाइट माइक्रोस्कोप, यदि इनका बीच का डिस्टेंस माइक्रो है तो अलग अलग दिखाएगा, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका रिसोल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है तो इसके बीच का डिस्टेंस हो जाता है नैनोमीटर। इट मीन्स कि यदि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का डिस्टेंस 0.2 नैनोमीटर भी है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें ए अलग और बी अलग दिखेगा। इट इज़ अ रिसोल्यूशन। ओके, जब हम माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं तो हम मैक्सिमम वर्ड यूज करते हैं स्टेनिंग। तो स्टेनिंग करता क्या है? स्टेनिंग कंट्रास्ट इंक्रीज करता है। तो इस कंट्रास्ट इंक्रीज करने से क्या होता है, जो बैकग्राउंड और जो ऑब्जेक्ट जिसे हम देखना चाहते हैं दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है, जिससे हमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियर दिखता है। सो वी कैन से दैट स्टेनिंग कैन इंक्रीज द contrast. We discuss here first type of microscope, whose name light microscope. In this light microscope, what is important? Important here, the source of light microscope is white light. This point is very important, because in different microscope we use different of light. That is the very important. It's a question containing point. Why we use light microscope? For motility, program staining and acid fast staining. Okay, internal detail cannot be demonstrated. Internal detail cannot be demonstrated by light microscope, but the highest magnification achieved by wall emulsion lens. What this magnification? 1000x. That is very important. The maximum magnification of light microscope is 1000x. Okay friends, next, phase contrast microscope. In this, light emerge in different phase and different intensity, resolve internal structure of living cell. That point is very important. Can be used for motility demonstration also. Okay, next microscope is very important, dark field microscope. In this, reflected light is used. In other microscope we use transmitted light, but in dark field microscope we use reflected light. That point is very important. Next, fluorescent microscope. UV ray fall on fluorescent substance, wavelength of invisible light increase, become luminous. That is very important of exam point of view, UV rays. Okay, this highlight point is very important and this is a golden point for our exam point of view. Okay friends, next, stain. That is very important. Uramine, rhodamine for Mycobacterium tuberculosis, calcuflor white for fungus, and acridine orange for malaria parasite. That is very important. ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जामों में और हमेशा आते रहते हैं. We discuss here last microscope, electron microscope. We use here beam of electron, not a light. That is a very important point for electron microscope. Beam focused by circular magnet, not a lens. That is a very important point also. Okay, object is held in path of beam and scattered the electron by the object. Okay, image is formed of fluorescent viewing screen, जो हम स्क्रीन लगाते हैं उसमें दिखता है, and magnification resolution can be obtained 100 times better than light microscope. जैसा कि हम पीछे बात कर चुके हैं
कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिसोल्यूशन सबसे ज़्यादा, मैग्नीफिकेशन सबसे ज़्यादा, इसमें हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं, इसमें हम सर्कुलर मैग्नेट यूज करते हैं एज इंस्टेड ऑफ लेंस, and it's also used in a vacuum. Okay friend, that point is very important for microscope. Difference between prokaryotes and eukaryotes. I know everybody know about that point, there are difference, but I am discuss here the important point that is very important for our exam point of view. Yes, nuclear membrane absent in prokaryotes and present in eukaryotes, everybody know about that point, nucleolus also, but ribonucleoprotein is absent in prokaryote and present in eukaryotes. Cell division, binary fission in prokaryotes and mitosis and meiosis both occur in eukaryotes. Chromosome 1 and circular in prokaryotes and many and linear in eukaryotes, everybody know about that point, but their cell wall, NAM and NAG composition in prokaryotes and strol mycoplasma also in eukaryotes. Membrane bond organelles absent in prokaryotes and present in eukaryotes. Okay, fine. Respiration, this is a very important point. Respiration in prokaryotes done by mesosome, in eukaryotes done by mitochondria. कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, वो कौन सा स्ट्रक्चर है यूकारियोट्स का जो रेस्पिरेशन के फंक्शनली रिजेंबल करता है प्रोकारियोट से? आंसर हो जाता है मेसोजोम. कई बार क्वेश्चन आए हैं माइटोकॉन्ड्रिया रिजेंबल टू विच ऑर्गेनेल इन प्रोकारियोट्स? आंसर हो जाता है मेसोजोम. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. साइटोस्केलेटन absent in prokaryotes and present in eukaryotes, that's a very also important point. Ribosome 70S and 80S. mRNA, no intron and intron and exon both present in eukaryotes. Different shape of the bacteria, that is very important for our exam point of view. हाँ फ्रेंड्स, ये जितने भी बैक्टीरिया के मैंने यहाँ पे शेप मेंशन कर रखा है, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. माइक्रोबायोलॉजी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है. मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसे हम कैसे याद रखें? एक शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं. कोकी इन क्लस्टर स्टेफाइलोकोकस, फाइल में जो पेजेस होते हैं वो क्लस्टर में होते हैं, तो इसे याद रखेंगे. फाइलो मीन्स क्लस्टर, मतलब कोकिंग क्लस्टर. क्लस्टर कैसे? ग्रेप्स लाइक. ओके, तो इसे हम बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस. ओके, नेक्स्ट हमें कन्फ्यूजन होता है स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस में, तो स्ट्रेप्टोकोकस चेन लाइक. ओके, नेक्स्ट कोकिंग पेयर, पी से पेयर, पी से निमोनोकोकस. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. किडनी शेप गोनोकोकी, क्या होता है कि किडनी का शेप होता है ऐसे. ओके, यदि इसमें से हम इस वाले लाइन को डिलीट कर देते हैं तो ये बनता है जी, तो किडनी शेप गोनोकोकी. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेंस शेप मेनिंगोकोकी, कैसे याद रखें हम इसे? मैन इन गोवा, जब हम गोवा जाते हैं तो उस समय हम लेंस लेके जाते हैं कि हमें दूर से भी चीज़ें बड़ी बड़ी दिख जाए. तो मैन इन गोवा क्या लेके जाएंगे? हम लेंस लेके जाएंगे, अच्छे लेंस लेके जाते हैं. ओके, हमें यह याद करना होगा कोकिंग टेट्राड एंड कोकिंग ऑक्टेट, माइक्रोकोकी एंड सर्काडिया. स्पेकल्स लाइक अपीयरेंस इंट्रोकोकस, इसे कैसे याद रखें? जब हम क्लास में इंटर करते हैं तो अपने स्पेकल्स को हम पहन लेते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्पेकल्स लाइक अपीयरेंस इंट्रोकोकस. दिस ऑल बैक्टीरिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अक्सर किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन के फॉर्म में हमें मिल जाते हैं. कुछ बेसिकली इंपॉर्टेंट है जो हम अभी इसे याद करेंगे. बम्बू से पेपेरेंस, बी से बम्बू, बी से बेसिलस. डिप्लो या पेयर निमोनिया. ब्रांचिंग एक्टिनोमाइसिटिस, जो बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते हैं मचान क्या होता है. मचान मतलब माइसिटिस, मचान वो कैसा होता है? वो ब्रांचिंग से बनाया जाता है गांव में, तो ब्रांचिंग एक्टिनोमाइसिटिस.
कुछ हमें याद करना होगा, कर्व्ड कैम्फाइलोबैक्टर या गुलविंग शेप एंड हेलिकोबैक्टर, स्पाइरल, स्पाइरुलम एंड स्पाइरोकेट्स सबको पता है, और प्लियोमॉर्फिक, हीमोफिलस एंड ब्रुसेला. दैट्स ऑल दिस पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट. Cell wall demonstration. Here mention some trick RMP doctor. What does this mean? R means reaction with specific antibody. It is the demonstration of the cell wall, micro dissection and mechanical rupture of cell. It's also a cell wall demonstration. P plasmolysis and doctor differential staining. It's the latest question. Which of the following is responsible for differential staining cell wall? That's a very important point. We discuss next inclusion. Now we clear the concept about the inclusion. What is this inclusion? Inclusion is nothing, it is the storage granules. That's the very basic point. We discuss later what this granules, okay, but now here only discuss the important point. In Corynebacterium diphtheria, polymetaphosphate polyethylene granules, metachromatic and Babs Ernest granules. What is this granules? This granules is the energy deposit of the bacteria. That is a very important point for our exam point of view. It is a very important. Okay friends, next, granules are stained by. Granules are stained by, it's a very important point, pan. What is this pan? P for Ponder stain, L Albert stain, N Niger stain. It's the latest question. Which of the following is used in stain of granules? Albert stain. That's the very latest question. Here important point about the cell membrane. I know a lot of point in our book about the cell membrane, but I am discuss here only that point that come in our exam frequently. Okay, phospholipid bilayer, semi-permeable in nature. This all point about the cell membrane, and permease presenting cell membrane. That is the very important points. Now I am discuss here the very important point, cytochrome respiratory chain reaction या enzyme and synthetic enzyme of cell wall. This all presenting cell membrane. That is the very important point. This point coming our exam very frequently. Okay. Capsule and slime layer of bacteriology. Now I define capsule and slime layer. Many bacteria secrete a viscid material around cell surface. When it is organized into a sharply defined structure, as in staph pneumonia, it is known as capsule. But when it is loose undermarketed secretion, as in leuconostuck, it is known as slime layer. It is a difference between the capsule and slime layer. Everybody know capsule is made up of polysaccharide, but Bacillus anthracis, their capsule is made up of polypeptide. That is a very important point of capsule. Yes ma'am, that is a very important. What's about virulence factor? Virulence factor, it is ability to cause disease. It means in bacteriology the virulence factor is capsule. That is a very important point. In a previous year question, which of the following is the virulence factor of bacteria? Answer goes on capsule. This capsule protect bacteria from deleterious agent such as lytic enzyme found in nature. Okay, it also contribute to the virulence of pathogenic bacteria by the inhibiting phagocytosis. That is a very important point. But now capsule is demonstrated by negative staining of Cryptococcus and Quilling reaction for Pneumococcus and Fac-Fadian reaction. That's all point is very important. This all point is the golden point of capsule. That's coming our exam frequently. We discuss here only golden points. That's coming our exam frequently. फ्लैजेला क्या होता है?
Flagella is made up of repeated subunit of protein. This protein is very important, and this protein is flagellin. Yes, friend. It is 2 to 3 micro long and 0.1 micro broad. This point is not more important, but their part is very important. It has 3 parts: filament, hook and basal body. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज अ फिलामेंट, it is a filament, it's a hook, and this basal point is the basal body. This basal body contain many rings, and this ring rotate by help of proton dependent pump. When this ring rotate continuously, their rotation transmit through hook to filament, and then this filament cause the motility. This mechanism is very important. Okay friends, next, in gram-negative bacteria, basal body is made up of 4 rings, and in gram-positive bacteria, basal body is made up of 2 rings. That point is also important. In previous lecture, we described about gram-negative and gram-positive bacteria, their difference and their mnemonics. Okay. Then next, distribution of flagella. This is the very important question of our board exam. Distribution of flagella. We discuss here one by one: monoflagellate, lymphotrichus and amphitrichus, and then peritrichus, and their example is very important. Now monotrichus, mono means one, single means one, one means one, means monotrichus single flagella at one pole. ऐसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, this one. Okay friends, their example is Vibrio. It's a very important question for our board exam. Next, lymphotrichus. Lymphotrichus multiflagella in single pole. Okay, their example is Helicobacter pylori and Campylobacter. Campylobacter हम आगे भी में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे Campylobacter यदि ऑप्शन में आता है lymphotrichus, तो lymphotrichus ही देंगे Campylobacter के लिए. ओके फ्रेंड, नेक्स्ट, Amphitrichus flagella. Flagella on both side, मीन्स एम्फी मतलब होता है जो पानी में भी रहे और जो ज़मीन पे भी रहे, ऐसे हम बोलते थे एम्फीबियंस. तो एम्फी फ्लैजिला बोथ साइड, इस पोल पे भी और इस पोल पे भी. इसका एग्जांपल है स्पाइरेलो. यदि ऑप्शन में कैम्फाइलोबैक्टर पूछ रहा है तो हम पहले देंगे लोम्फो, यदि वो नहीं है तो फिर देते हैं एम्फीट्राइकस. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन वी डिस्कस पेरीट्राइकस. पेरीट्राइकस मीन्स चारों तरफ, means flagella all over the surface of the bacteria. Okay, their example is very important: Bacillus, Clostridium, Enterobacteriaceae and Listeria only at 25 to 28 degrees Celsius, and Vibrio perihemolyticus on solid medium. That point is very important, very important. Yes friend. Then we discuss endoflagella. What is this endoflagella? Okay, it is found in पेरीप्लाज्मिक स्पेस. देखते हैं हम पिक्चर में, देखते हैं. ओके फ्रेंड्स, इट्स अ पेरीप्लाज्मिक स्पेस. ओके, एंड इट इज अ फ्लैजिला. दिस इज द एंडोफ्लैजिलेट एंड दे ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट ओरिजिनेट फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन. ओके, नेक्स्ट, इट्स ऑल्सो प्रेजेंट. क्वेश्चन आया था कि इंडोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंटिंग, आंसर इज स्पाइरोकेट्स. दैट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फ्लैजिला. व्हाट इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फ्लैजिला? इट इज अ डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड. व्हाट इज इन दिस डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड लिफिंसन राय इम्प्रीगेशन स्टेन. वी डिस्कस लेटर about this method, but now only you remember that कि direct method, electron microscope and Lifson and the impregation stain. Then indirect method, hanging drop method. We discussed in previous lecture
hanging drop method proposed by Robert Koch. Then soft agar medium, and it's a motility test. Agar किसी ट्यूब, U ट्यूब होता है. Fimbriae, it's also called a pili. It is proteinous in nature. It is also made up of repeated subunit of protein, just like a flagella. But their protein is different from flagella. Here, protein is pilin. Now we demonstrate about the type of pili. Common pili and sex pili. Okay, common pili क्या होता है? It's helping addition. That's a very important point, and it's only presenting gram negative bacteria. ये gram positive bacteria में हमें देखने को नहीं मिलते. Then we discuss about sex pili. The production of sex pili by a bacteria containing F plasmid. This produce the sex pili. It presenting both gram negative and gram positive bacteria. What is their function? Their function is helping conjugation. This point is very important. Common pili helping addition and sex pili helping conjugation. Okay friends, now let us see a picture. This is sex pili, and this is fimbriae, and this is flagella. Flagella is long and fimbriae is short, hair-like structure. Growth curve of bacteria. जैसा कि इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि here mention lag phase, log phase, stationary phase and decline phase. ये होते क्या हैं, आज ये हम डिस्कस करेंगे. देखते हैं लैग फेज होता क्या है. लैग फेज बिल्डअप एंजाइम एंड मेटाबोलाइट्स एंड अडेप्ट टू द कंडीशन. मीन्स जो उनका कंडीशन है उस कंडीशन में आप अडेप्ट करते हैं और सिर्फ साइज इंक्रीज होता है, नंबर नहीं. दैट पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. इन लॉग फेज एक्सपोनेंशियल डिवीजन अकर. इट मीन्स कि उनका नंबर 2 का पावर इन रेशियो से इंक्रीज होता है. क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज मैक्सिमली एक्टिव. आंसर लॉग फेज. दैट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज यूनिफॉर्मली स्टेन्ड. Okay friends, next stationary phase. In stationary phase, live bacteria is equal to the dead bacteria. That is a very important point. But important point in this phase is production of endotoxin and antibiotic occur in stationary phase. That question coming in our exam many times. Okay friends, last phase, decline phase. In this, accumulation of toxic metabolites and evolution formed. That's all. This point is very important. This all is the golden points for growth curve of bacteria. Sterilization and disinfection. What we discussed today? We discussed today only the physical factor that help in sterilization and disinfection. तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज स्टरलाइजेशन. स्टरलाइजेशन होता क्या है. स्टरलाइजेशन डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर. इट इज अ स्टरलाइजेशन. Another definition, making an article free of pathogen and non-pathogen including spore. It is a sterilization. That's very simple. Now next, disinfection. Disinfection is the only destruction of pathogenic microorganisms. That's very important. Sterilization is an absolute condition while disinfection is not. Okay, we know that these two words is not a synonyms. Now we discuss antisepsis. Antisepsis is the disinfection of the living tissue. Yes friends, it is making free of microorganisms from wounds and tissue. What is antisepsis? Antisepsis is a chemical agent apply on body surface. Here, body surface. Yes, it's apply on body surface. It kill या inhibit the pathogenic microorganisms. That is very important. Yes,
Now we discuss order of sustainability. Okay, means which is the high resistance for sustainability and which is the less resistance. Now important here only gram negative and gram positive bacteria. Gram negative bacteria is highly resistant to sustainability than the gram negative bacteria. That is a very important point. Now we discuss here फिजिकल मेथड. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया कि आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फिजिकल मेथड के बारे में. तो हम फिजिकल मेथड में 3 चीज़ें देखेंगे: हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन. हीट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड for sterilization and disinfection. In heat, we discuss 2 types, dry heat and moist heat. But now we discuss about dry heat. तो अभी हम सिर्फ ड्राई हीट के बारे में पढ़ेंगे. ड्राई हीट कैसे काम करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ऑक्सीडेटिव डैमेज, ओके, एंड डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन. डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन करता है एंड इलेक्ट्रोलाइट के लेवल वो इतना इंक्रीज कर देता है कि वो टॉक्सिक लेवल को अचीव कर लेता है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंक्रीज इलेक्ट्रोलाइट लेवल टू टॉक्सिक लेवल. ओके फ्रेंड्स, ड्राई हीट यूज टू फॉलोइंग फॉर्म फ्लेमिंग एंड रेड हीट. ओके, तो ड्राई हीट को हम यूज करते हैं डिसइंफेक्शन ऑफ माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, cover slip and slides. Okay, these 3 is very important. Next, red heat का यूज़ करते हैं हम लोग स्टेरिलाइजेशन ऑफ इनोकुलेटिंग लोब्स एंड स्ट्रेट वायर्स एंड टिप्स ऑफ द फोर्सेप. ओके फ्रेंड्स, यदि हम इसका फिगर देखना चाहें तो जैसे कि यदि आप लेबोरेटरी लैब में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि एक इस तरह का हीट हम यूज़ करते हैं और एक इस तरह का. तो दोनों हीट का कब कब किस में यूज़ करते हैं ऐसा हमने वीडियो में पढ़ रखा. नेक्स्ट देखते हैं इनिशिएटर. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द स्टेरिलाइजेशन एंड रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ इन्फेक्शन हॉस्पिटल वेस्ट डिस्पोजल. तो ये कितने वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 80 to 85%. और ये क्या करता है, ह्यूमन पैथोलॉजिकल मटेरियल्स, एनिमल कैरकेसेस, soiled bedded and dressing and cytotoxic drug. ओके, इसमें इंपॉर्टेंट था कि रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम कितना होता है, 80 to 85%. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके फ्रेंड, नेक्स्ट, इनिशिएटर में 2 चैम्बर होते हैं, एक प्राइमरी चैम्बर और एक सेकेंडरी चैम्बर. ओके, इट्स अमेजिंग. बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ सेकेंडरी चैम्बर जिसका टेम्परेचर होता है 150 to 1100 डिग्री सेल्सियस. दैट्स अमेजिंग. ओके, नेक्स्ट, ड्राई हीट. ड्राई हीट में हम बात करेंगे हॉट एयर ओवन का. हॉट एयर ओवन किसने दिया था? यस फ्रेंड्स, पास्चर ने दिया था. ओके, इसमें हम देखेंगे मेटालिक इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करते हैं, ग्लासवेयर को स्टेरिलाइज करते हैं, वायल्स, जेलीज, पाउडर एंड वैक्स. इसमें इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कॉटन स्वैप्स. ओके फ्रेंड्स, जब हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं तो उसमें हम टेम्परेचर को फॉलो करते हैं. तो वो कब टेम्परेचर कितने में कितना टाइम लेता है ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब 160 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हो हॉट एयर ओवन का तो उस समय हम 2 आवर तक चीज़ों को स्टेरिलाइज कर सकते हैं. मतलब 2 आवर में चीज़ों को स्टेरिलाइज कर लेते हैं. दैट्स अ वेरी अमेजिंग. जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे टाइम डिक्रीज होता है. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो जब हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं तो उस समय हमें क्या प्रिकॉशन करना होगा, उसमें हम क्या सब कुछ स्टेरिलाइज कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते. उसमें हम रबर ऑब्जेक्ट नहीं यूज करते हैं, ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, और कूलिंग 2 आवर बिफोर ओपनिंग. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, अब हम बात करते हैं इफिकेसी ऑफ हॉट एयर ओवन. इसमें हम 3 फैक्टर यूज़ करेंगे, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल. फिजिकल फैक्टर में होगा टेम्परेचर चार्ट रिकॉर्डर
एंड केमिकल में होगा बॉन्स ट्यूब नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड बायोलॉजिकल में होगा स्पोर ऑफ क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ओके, एंड बेसिलस सबटाइटल्स. यस फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी एंड बेसिलस सबटाइटल्स. हम आगे भी इस चीज़ को पढ़ेंगे. यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट क्रिएट हो रहा होगा माइंड में, नो प्रॉब्लम, आगे के लेक्चर में इसे हम क्लियर करेंगे. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मॉइस्ट हीट सुपीरियर व्हेन कंपेयर टू ड्राई हीट. मॉइस्ट हीट इज सुपीरियर देन द ड्राई हीट. आपके मन में सवाल आएगा ऐसा क्यों? एक बार रिकॉल करते हैं. ड्राई हीट का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था वो था ऑक्सीडेटिव डैमेज, denaturation of protein and increase the electrolyte level at the toxic level. यहाँ पे mechanism of action क्या है? denaturation and coagulation of protein. ओके, आगे का डिस्कशन करते हैं. जब हम मॉइस्ट हीट का डिस्कस करेंगे तो इसमें टोटल मैंने मॉइस्ट हीट को 3 कैटेगरी में बांट रखा है. पहला 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर, दूसरा 100 डिग्री सेल्सियस, एंड थर्ड एट अबव द 100 डिग्री सेल्सियस. इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जब हम 100 डिग्री सेल्सियस के बिलो का बात करेंगे टेम्परेचर का, तो उसका एग्जांपल है पास्चुराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, टेंडलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन का बात करेंगे, एंड बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ऑटोक्लेव का. ओके फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ का डिस्कशन हम वन बाय वन करते हैं. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पास्चुराइजेशन. जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, पास्चुराइजेशन गिवन बाय पास्चर. ओके, इन दिस डिसइंफेक्शन ऑफ मिल्क. ओके, पास्चुराइजेशन करने का कई मेथड है. हम कुछ मेथड के यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम बात करते हैं होल्डर मेथड. होल्डर मेथड में जो टेम्परेचर है वो होता है 63 डिग्री सेल्सियस और 30 मिनट तक करते हैं. मीन्स होल्डर मेथड में यदि किसी चीज़ को यदि हमको पास्चुराइजेशन करना होगा तो 63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 30 मिनट में पास्चुराइज हो जाएगा. सेकेंड मेथड है फ्लक्स मेथड एट 72 डिग्री सेल्सियस 15 to 20 सेकेंड. बट इसमें कंडीशन है, उसमें हम रैपिड कूलिंग करते हैं एट टेम्परेचर अप्रॉक्स 13 डिग्री सेल्सियस. ओके, फिर एक है मेथड जिसको बोलते हैं अल्ट्रा हीट टेम्परेचर. इसमें क्या है, जिसमें जो टेम्परेचर है वो मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 0.5 सेकेंड. दैट्स अ वेरी क्विक मेथड. बट हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज Coxiella boniti कैन सर्वाइविंग होल्डर मेथड. इट मीन्स कि होल्डर मेथड को हम कम्प्लीटली पास्चुराइज, होल्डर मेथड से हम कम्प्लीटली पास्चुराइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें कॉर्नेला बोनेटी सर्वाइव कर सकता है. ओके फ्रेंड्स, देन नेक्स्ट इफिकेसी. हम इफिकेसी कैसे पता कर सकते हैं पास्चुराइजेशन का कि इसका एफिशिएंट कितना है. ये इसमें हम 2 तरह का टेस्ट करते हैं. पहला टेस्ट का नाम है कॉलीफॉर्म टेस्ट और सेकेंड टेस्ट का नाम है फॉस्फेटेज टेस्ट. यदि हम बात करेंगे कौन सा सुपीरियर है तो कॉलीफॉर्म टेस्ट. यदि बात करेंगे कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो वह है फॉस्फेटेज टेस्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड. ओके, डिस्कस करते हैं वन बाय वन कैसे हम टेस्ट करते हैं. जैसे कॉलीफॉर्म टेस्ट, जैसे कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्लेब्सिला और इंटेरोबैक्टर है. क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एक पास्चुराइज्ड मिल्क लेते हैं जिसमें हम डालते हैं मैकोन की ब्रॉथ. ओवरनाइट इसको इंक्यूबेशन पीरियड में रखते हैं. फिर हम एब्जॉर्ब करते हैं क्या इसमें से कोई गैस या कोई एसिड रिलीज हुआ कि नहीं हुआ. यदि इस तरह का कोई गैस और एसिड रिलीज होता है इसका मतलब मिल्क पूरी तरह से पास्चुराइज नहीं है, ये कंटामिनेटेड है. यदि गैस और एसिड रिलीज नहीं होता है इट मीन्स दिस मिल्क इज कम्प्लीटली पास्चुराइज्ड. ओके, सेकेंड मेथड में देखते हैं फॉस्फेटेज टेस्ट जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. इसमें क्या करते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस है. पास्चुराइजेशन मिल्क लेते हैं और इसमें एक सबस्ट्रेट डालते हैं जिसका नाम है डाई सोडियम फिनाइल फॉस्फेट. इसको हम कॉमनली यूज़ क्यों करते हैं, इसका रीज़न यही है क्योंकि 2 घंटा में हमें रिजल्ट पता चल जाता है. इसमें क्या होता है कि यदि मिल्क पूरी तरह से पास्चुराइज्ड है तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा. यदि पास्चुराइज्ड नहीं है तो इसमें कलर चेंज होगा. इफ फॉस्फेटेज ऑलरेडी डीनेचर्ड देन नो कलर चेंज. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख रखा. अब हम बात करेंगे
सीरम बात होता क्या है? जैसे अपना बॉडी फ्लूइड कुछ सीरम, इसको यदि हमें डीनेचर और स्टराइजेशन और डिसइंफेक्शन करना हो तो हम इसमें करते हैं एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर फॉर कंटिन्यूअस 3 डेज। यदि वैक्सीन बात करना हो तो इसमें क्या होता है, इनएक्टिवेटेड नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर एंड 3 consecutive days। And last for this pasteurization, इंस्पीसिएशन होता है कि अभी मॉइस्ट हीट है एट 80 to 85 डिग्री सेल्सियस 1 आवर 3 consecutive डे। इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसमें हम क्या स्टरलाइज करते हैं। हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम स्टरलाइज करते हैं एग और सीरम कंटेनिंग मीडिया जैसे एल्जे मीडियम एंड लफ्लार्ज मीडियम। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सेकेंड, जिसमें हम बात किए थे एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसका एग्जाम्पल था टिंडलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन। ओके, इसमें हम 20 मिनट 3 consecutive डे स्टरलाइज करते हैं। इसमें हम जो स्टरलाइजर यूज करते हैं उसका नाम है कॉच आर्नोल्ड स्ट्रीम स्टरलाइजेशन। ओके, इसमें हम स्टरलाइज करते क्या है, इसमें स्टरलाइज करते हैं हम लोग शुगर सोल्यूशन, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, जिलेटिन मीडिया एंड TCBS, XLD, DLA, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, फिर आप समझ जाएंगे, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एट मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस ऑटोक्लेव हेयर ओवन। इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है यूज सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 20 मिनट एट प्रेशर 15 PSI। PSI मीन्स पाउंड पर स्क्वायर इंच। ओके, इसमें जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को देखते हैं। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं, मीन्स हॉट एयर ओवन का होता है। जो इम्पोर्टेंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, एक परफोरेटर ट्रे है जिस पे हम मटेरियल को रखते हैं। ओके, जिस चीज़ को हम लोग को स्टराइज करना है। यहाँ पे एक हीटिंग मटेरियल है, हीटिंग मीन्स वाटर, जैसे हीट वाटर रख दिए, यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है, ये हीट करेगा वाटर को, और यहाँ से परफोरेटेड जो ट्रे है इससे स्टीम मटेरियल के पास पहुँचेगा। ओके, इसमें कुछ सेफ्टी वाल्व है, कुछ प्रेशर गैंग्स है और कुछ डिस्चार्ज टैब है। ओके फ्रेंड्स, इसका यूज किस में करते हैं? हम यूज करते हैं ड्रेसिंग, लिनेन, नॉन शार्प मेटालिक इंस्ट्रूमेंट। ओके, नॉन शार्प, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, नॉन शार्प। ओके, एंड एक्वस सॉल्यूशन, माइक्रोबियल मीडिया एंड प्लास्टिक पेप्टिड ट्यूब। हियर इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक पेप्टिड ट्यूब। ओके, इसका हम एफिकेसी कैसे टेस्ट करते हैं? इसका एफिकेसी टेस्ट करने के लिए 3 मेथड होता है। एक होता है फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल मेथड में चार्ट रिकॉर्डर होते हैं, केमिकल मेथड में वॉमेंस ट्यूब नंबर 1 और बॉल्डिक टैप्स होते हैं, और बायोलॉजिकल मेथड में बेसिलस थर्मोफिलस स्पोरोस। हियर रेडिएशन, हाउ रेडिएशन हेल्पिंग स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो हाँ फ्रेंड्स, रेडिएशन 2 तरह के होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग। इट्स ओके। नॉन आयोनाइजिंग, a good example, ultraviolet, in ionizing, gamma ray. First we discuss about non-ionizing ultraviolet rays. Yes, ultraviolet rays, इसके वेवलेंथ होते हैं 220 to 280 नैनोमीटर। It's okay. Their mechanism of action is a DNA damage. That's very important. Their penetration power is very poor. It's non-sporocidal. मीन्स ये स्पोर को नहीं डेथ करता है। डिसइंफेक्शन ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट्स एंड हॉस्पिटल कॉरिडोर, इसमें इसका हम यूज करते हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट, रेडिएशन आयोनाइजिंग, वी डिस्कस या गामा रेज, इसे और हम कहते हैं कोल्ड स्टरलाइजर। इसका भी मैकेनिज्म एक्शन सेम है एज कम्पेयर टू नॉन आयोनाइजिंग, DNA डैमेज, बट इसका पेनिट्रेशन पावर हाई होता है और ये स्प्रोसाइडल होते हैं। पीछे हम जो पढ़े हैं नॉन आयोनाइजिंग
उसमें नॉन स्पोरॉइडल, आयनाइजिंग स्पोरॉइडल। ओके, इसका हम यूज़ क्या क्या स्लाइज करने में करते हैं? डिस्पोजल एज ए ग्लोव्स, प्रीप्लेट, सिरिंज, IV सेट, कैथेटर्स, सचर्स, इम्प्लांट्स, प्रोस्थेसिस, ग्लासेस वेयर्स and fabrics, contraceptive device and cotton swab. Then we discuss the efficacy test. The efficacy test of this radiation by spore Bacillus pobulus. Yes friends. Then we discuss last sterilization method, filtration. We discuss here filtration. We filter only heat sensitive liquids, as example sera, antibiotic solution, vaccine, sugar या urea solution and gelatin medium. What is the standard size of bacteria that filter? 0.45 microns. How we test their efficacy? Their efficacy test by Serratia marchesians and diminuta. ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ फिल्टर दैट वी यूज्ड इन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। फर्स्ट टाइप स्टर्न वेव फिल्टर। इट इज़ मेड ऑफ डायमेटियस एंड पोर्सिलियन अर्थ। इसका शेप कैंडल जैसा होता है, ओके, जैसे आप देख रहे हैं फिगर में। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? पाश्चर कैम्बलेट फिल्टर, बर्केफील्ड फिल्टर, मैंडला फिल्टर। इट्स ओके। Next type of filter, asbestos filter, made up of magnesium trisilicate, okay, जैसे का फिगर में देख रहे हैं, and their shape as a disc, okay, and their example is Sitzer filter. It has a carcinogenic potential. That's amazing. Okay, next filter, Sinter glass filter, shape as form of disc, and disadvantage, it is very expensive. Yes, it's very expensive. And then last, membrane filter. That's a commonly used filter made up of cellulose esters and polyester, available in form of disc, okay, and सिंगल यूज डिस्क इसमें हम यूज करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन फिजिकल मेथड। केमिकल फैक्टर दैट हेल्प इन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं फिजिकल फैक्टर दैट हेल्प इन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, तो आपके मन में एक बात आएगा कि जब फिजिकल फैक्टर से हम चीज़ों को स्टरलाइज और डिसइंफेक्टेंट कर सकते थे तो मुझे केमिकल फैक्टर की क्या ज़रूरत है? यस, इट्स राइट, बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हीट लेवाइल होते हैं, उसके लिए हम लोग केमिकल फैक्टर का यूज़ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे केमिकल्स जो हमारे स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में यूज होते हैं। इसे इजी बनाने के लिए हम लोगों ने इसे 3 लेवल में डिवाइड कर रखा है, हाई लेवल, लो लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल। इस तीनों लेवल में कुछ कुछ केमिकल्स हैं जो स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में यूज होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाई लेवल के कुछ केमिकल्स, जिसका एग्जांपल है ETO एंड एल्डिहाइड। ETO मीन्स इथिलाइन ऑक्साइड गैस है ये, एंड एल्डिहाइड। इसे 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट लेवल में हेलोजन और फिनॉल, और लो लेवल में आता है अल्कोहल और सरफेस एक्टिंग एंटीजन। ये चार्ट क्या है? एक क्वेश्चन से हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्शन ऑफ अल्कोहल? ऑप्शन है बैक्टीरियोसाइडल, फंगोसाइडल, स्पोरोसाइडल, ऑल ऑफ द अबव। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जाएगा इट इज अ बैक्टीरियोसाइडल, इट इज अ फंगोसाइडल, बट इट इज नॉट अ स्पोरोसाइडल। ओके फ्रेंड्स, ऐसे इस चैट को समझने की कोशिश करिएगा। आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अल्कोहल, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबका एक एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं लो लेवल का। लो लेवल में अल्कोहल। अल्कोहल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता क्या है? ये क्या करता है? कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ सेल। हमें डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन करने के लिए क्या करना है कि माइक्रोब्स को डिटेक्ट करना है। तो ये क्या करता है? सेल के अंदर जो प्रोटीन है उसे कोगुलेट कर देता है। जिसे प्रोटीन होता है क्या है? प्रोटीन होता है बॉडी बिल्डिंग। यदि प्रोटीन ही कोगुलेट हो गया तो
बॉडी को प्रोटीन मिलेगा नहीं तो बॉडी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो सेल डेथ हो जाएंगे तो माइक्रोऑर्गेनिज्म डेथ हो जाएंगे। एक होता है कि सेल के अंदर से पूरे वाटर को निकाल देना, जिससे सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा और फिर वो माइक्रोऑर्गेनिज्म डेथ कर जाएंगे। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अल्कोहल का इस तरह से, जैसे इथाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं स्प्रिट के फॉर्म में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं हैंड डिसइंफेक्टेंट, और मिथाइल अल्कोहल का यूज़ करते हैं फंगल स्पोर इन बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। अब हम देखते हैं सेकेंड लेवल जो था हाई लेवल। लो लेवल का एग्जांपल हम लोगों ने देख लेगा अल्कोहल। अब देखते हैं हाई लेवल का एग्जांपल एल्डिहाइड। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये एल्काइलेशन ऑफ हाइड्रोक्साइल करता है और एमिनो और कार्बोक्सिल रेसिड्यूल ऑफ प्रोटीन। ये क्या करता है कि प्रोटीन ही नहीं बनने देता है माइक्रोऑर्गेनिज्म में। ये क्या करता है, कंबाइन करता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को और इसे इनएक्टिव कर देता है, जिससे क्या होगा कि माइक्रोऑर्गेनिज्म को प्रोटीन मिलेगा ही नहीं और फिर वो क्या होंगे, डेथ हो जाएंगे। एल्डिहाइड का 3 एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे पहला है फॉर्मेल्डिहाइड 40%। इसमें इसका यूज़ देखते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं फुमिनेशन ऑफ ओटिस और वार्ड्स। फुमिनेशन होता क्या है, फुमिनेशन होता है एक गैस जो हाईली टॉक्सिक होता है और इरिटेंट्स होता है। इसका हम लोग यूज़ करते हैं ओटिस को और वार्ड को डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइज करने में। ओके फ्रेंड्स, फिर होता है इसका यूज़ डकरिंग में। ये क्या होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस स्पोर जो होते हैं वो एनिमल्स वूल्स में मिलते हैं, तो यदि हमको उसको डिसइंफेक्टेंट करना है तो हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड का यूज़ करते हैं। या प्रिजर्वेशन ऑफ एनाटॉमिकल स्पेसिमेन। यदि आप एनाटॉमिकल लैब में जाएंगे तो जो स्पेसिमेन होता है वो किसी लिक्विड फॉर्म में, किसी लिक्विड जार में रखा हुआ रहता है। एक जार होता है, इसमें लिक्विड होता है, उसमें हम लोग एनाटॉमिकल किसी भी बॉडी पार्ट को रखे रहते हैं, तो वो जो लिक्विड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्लूटाल्डिहाइड। इट्स अ वेरी सिंपल फ्रेंड्स। ये एक साइडेक्स, इसका जो ब्रांड नेम है वो साइडेक्स है। मार्केट में यदि हम जाएंगे और साइडेक्स बोलेंगे तो हमें ग्लूटाल्डिहाइड मिलता है। इसे हम यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन ऑफ एनेस्थेटिक इक्विपमेंट्स। इससे हम लोग सिंथोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी, इंडोस्कोपी में यूज़ करते हैं। ग्लूटाल्डिहाइड जो साइडेक्स होता है, यदि किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे ब्रोंकोस्कोपी को या इंडोस्कोपी को यदि स्टरलाइज सिर्फ करना है तो 6 से 8 घंटे हमें लगेंगे। यदि सिर्फ डिसइंफेक्टेंट करना है तो 25 से 30 मिनट में हो जाएगा। इसे हम रीयूज़ भी कर सकते हैं 10 से 14 दिन तक। लास्ट फॉर्मेल्डिहाइड का जो एग्जाम्पल था एल्डिहाइड का, वह है ऑर्थोऑप्थल्डिहाइड, जिसको हम लोग बोलते हैं 0.55%, सेम एज साइडेक्स की तरह होता है, बट इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो इरिटेशन है वो बहुत कम होता है, इसका स्मेल भी बहुत अच्छा होता है, ये वाइड रेंज ऑफ पीएच पे काम करता है। जैसे जो साइडेक्स था वो एल्कलाइन पीएच पे सिर्फ काम करता था, जबकि इसका जो पीएच है, इसका पीएच बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है, बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, जबकि साइडेक्स को एक्टिव होने के लिए एल्कलाइन पीएच ही चाहिए। ये बेटा बैक्टीरियोसाइडल होता है। ओके फ्रेंड्स, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी होता है। अब हम देखते हैं हैलोजन। हैलोजन को हम लोग पढ़े थे इंटरमीडिएट लेवल में। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, सल्फ हाइड्रोक्सिल रेसिड्यूल ऑफ प्रोटीन को ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन करने से क्या होगा कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, इसके वजह से जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो रुक जाएगा। तो उसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं हो पाएगी तो सेल क्या हो जाएगा, वो डेथ कर जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल होता है क्लोरीन कंपाउंड। ये हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे क्लोरीन जो टैबलेट होता है उसको यूज़ करते हैं हम लोग वाटर सप्लाई को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ये क्या होता है कि हम लोग इसमें डिसइंफेक्टेंट ऑफ हॉस्पिटल स्पिल्स क्या होते हैं कि जो हॉस्पिटल में कोई दाग होता है, ब्लड का दाग या किसी और टाइप का भी दाग हो, तो उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट और उसे साफ़ करने में यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल के फ्लोर को भी साफ़ करने में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें हम कुछ पढ़ते हैं आयोडीन कंपाउंड।
क्लोरीन के बाद आयोडीन, ये भी हेलोजन होता है। इसको हम लोग यूज़ करते हैं स्किन एंटीसेप्सिस में। जैसे पहला एग्जांपल है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि 2% आयोडीन इन 70% अल्कोहल इज अ टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसको हम लोग एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते थे, बट ये क्या करता है कि एलर्जी कॉज करता है और येलोइश ऑफ स्किन करता है, इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते। आजकल हम यूज़ करते हैं बेटाडीन का। बेटाडीन को भी बनाया गया है आयोडीन से ही, बट इसमें कोट कर दिया गया है न्यूट्रल कैरियर PBP मीन्स पॉलीविनाइल पाइरोलिडोन का। ये क्या होता है, ये वाटर सोलुबल होता है, ओके, ये स्टेबल होता है और ये धीरे धीरे स्लोली आयोडीन को रिलीज करता है, जिससे क्या होता है कि जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बेटाडीन को सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आगे का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आएगा, फिनोलिक कोलतार डेरिवेटिव्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।